आरटी एक्ट लागू हो जाने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में बीएड बेरोजगारों को लेकर के संघर्ष प्रारंभ कर दिया गया और संघर्ष के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि बीएड को 1 जनवरी 2012 तक के लिए प्राइमरी में अवसर मिल गया। और जो आरटी एक्ट बना, आरटी एक्ट के सेक्शन 23(1) में तो मुख्य रूप से जिनकी पात्रता थी उन्हें दर्शाया गया, अर्थात बीटीसी एवं उनके समकक्ष जो होते हैं, परंतु सेक्शन 23(2) में स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि अगर जिस राज्य में सेक्शन 23(1) के तहत पात्र डिग्री धारक या डिप्लोमा धारक उपलब्ध नहीं होंगे, उनके स्थान पर बीएड वालों को अवसर दिया जाएगा। 72,825 का विज्ञापन आया और विज्ञापन के परिणाम स्वरूप विज्ञापन विवादों में फंस गया। बाद में दूसरा विज्ञापन आया, लेकिन अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पहले विज्ञापन पर 65,666 भर्ती संपन्न हो गई। अर्थात उस लंबे दौर में तब तक उत्तर प्रदेश में बीटीसी योग्यताधारियों की अच्छी संख्या आ गई और जिसके परिणाम स्वरूप 9,770, 10,800, 15,000, 16,448 कई भर्तियां संपन्न हो गई। इसके बाद जब तक विवाद समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत भयावह थी, बहुत अजीब दृश्य था। शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हो चुका था और उत्तर प्रदेश सरकार को 2 भर्तियों के अंतर्गत उन पदों को भरना था, जिसके तहत सर्वप्रथम 68,500 भर्ती भी हो गई। उसमें बीएड को अवसर नहीं मिल पाया और बीएड वाले बहुत निराश थे। तो एक इच्छा थी कि एक बार ऐसा प्रयास हो कि बीएड वालों को अवसर मिले, जिससे जो लोग संघर्ष किए हैं उनमें जो योग्य हों उनको अवसर मिल सके। अंत में 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसका निर्णय मई 2018 में ही हो गया था, जब केबीएस में बहुत कम परिणाम रहा था बीटीसी वालों का, और अंत में एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मन में संशय था क्योंकि आरटी एक्ट में संशोधन हुआ नहीं था, सेक्शन 23(2) को निरस्त नहीं किया गया था और बीएड को अस्थायी रूप से सेक्शन 23(1) में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए मन में बना रहता था कि क्या हो क्या न हो। प्रयास किया गया कि तत्काल एक भर्ती हो जाए जिससे योग्य बीएडधारियों को मौका मिल जाए। आनन फानन में 69,000 का विज्ञापन आया। विज्ञापन आने के पूर्व 68,500 भर्ती में एमआरसी का एक मामला आ गया था, जिसके तहत राज्य स्तरीय मेरिट बन गई थी। तो ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी अच्छी मेरिट थी वो जनरल कोटे में दूर जनपद में हो गए थे, लेकिन कम मेरिट वाले ओबीसी एससी अपने आसपास अथवा अपने जनपद में हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा वाद चला। वाद के बाद मन में यह बात बनी रही कि 69,000 जो भर्ती हो रही इसमें ऐसी समस्या न उत्पन्न हो। तो प्रयास किया गया और प्रयास के परिणाम स्वरूप 69,000 भर्ती में जिला स्तरीय मेरिट बनने से यह स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, परंतु ओबीसी और एससी वर्ग के जो बच्चे जो अभ्यर्थी चयन नहीं पा सके, उन्होंने आरक्षण का उल्लंघन बता करके मामले को ओबीसी आयोग में उठाया। ओबीसी आयोग ने आरक्षण के उल्लंघन की बात कही और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्वीकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने फिर राज्य स्तरीय एक मेरिट तैयार की और मेरिट तैयार करने के बाद जिसका चयन हो रहा था उनकी एक 6,800 की लिस्ट जारी कर दी और जो राज्य स्तरीय मेरिट से बाहर होते उनको बाहर नहीं किया। परंतु माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उस 6,800 की नियुक्ति पर रोक लगा दिया और अंतिम निर्णय में 6,800 सूची को रद्द कर दिया। 6,800 सूची रद्द होने के बाद एक भयावह स्थिति बनी और माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर राज्य सरकार खुद मानती है कि आरक्षण का उल्लंघन हुआ है तो सूची को रिविजिट कर दे और जो बाहर होता है उसको 2 साल के अंदर, अर्थात 2 साल जिसका पूरा हुआ है
उसे वह चाहे तो पॉलिसी बनाकर समायोजित कर सकती है। लेकिन इसी बीच मन में तो डर बना ही हुआ था, यह विचार चल ही रहा था कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके अच्छा हो जाए। परंतु राजस्थान की सरकार ने रीट से बीएड वालों को बाहर कर दिया। तो वहाँ के बीएड के लड़कों ने हाई कोर्ट में मुकदमा किया और बीटीसी के लड़कों ने भी, समकक्ष बीटीसी, वहाँ अन्य नाम जानते हैं, बीटीसी के बच्चों ने भी 28 जून 18 के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की। वहाँ एकल पीठ और खंडपीठ में कोई राहत नहीं मिली बीएड को, और एनसीटी का नोटिफिकेशन वहाँ के उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। बीएड के लड़के सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने भी स्पेशल अपील दाखिल किया, परंतु अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी के नोटिफिकेशन को रद्द करने के उच्च न्यायालय राजस्थान के फैसले को सही माना। परंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि मणिपुर स्टेट वर्सेज सूरजा कुमार ओकराम मामले में यह स्पष्ट आया है कि अगर कोई कानून आता है, जब तक कानून माननीय न्यायालय निरस्त नहीं करता है, तब तक उससे जो भी प्रक्रिया हो जाती है उसे निरस्त चाहे तो न्यायालय न करे। साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया कि राजस्थान सरकार ने रीट में बीएड को बैठने का अवसर नहीं दिया, उसने भी यह गलत किया, क्योंकि एनसीटी का नोटिफिकेशन उसके ऊपर बाध्यकारी था। बेशक चैलेंज होने के बाद रद्द होता, सब कुछ सही है, लेकिन नोटिफिकेशन मानना चाहिए था। इस तरह से राजस्थान राज्य ने स्पष्ट रूप से बीएड का विरोध किया और वहाँ के बीएड वालों की कमजोरी का परिणाम रहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार ने योग्य शिक्षक देने की बजाय किसी को रोजगार देना अपनी योजना में शामिल किया, इसलिए ऐसा नोटिफिकेशन आया। और एनसीटी को मिले पावर को भी नकार दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पावर है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेक्शन 29 जो है उस पावर को उपयोग करने में लगता है कि एनसीटी ने राजनीतिक दबाव में आके ऐसा किया है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश में हुई 69,000 भर्ती की। 69,000 भर्ती में 6,800 जनरल्स जो शामिल ही हुए, उसमें बीटीसी वाले भी आए, बीएड वाला भी आए। अब मेरा स्पष्ट मानना है कि जिनकी नियुक्ति हो गई है उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, जैसे 1 नंबर का मामला है, उसमें जो बीएड वाले होंगे उनको नियुक्त करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि आपत्ति हो जाने के बाद उस पर स्थगन लग जाएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना हुई है, वहाँ की माननीय उच्च न्यायालय ने रोक दिया, जिससे कि बीएड वाले काउंसलिंग कराते रुक गए हैं। तो इस स्थिति में उत्तर प्रदेश में जहाँ तक देखा जाए तो मामला खंडपीठ में चल रहा है। खंडपीठ में किसी की नियुक्ति पर खतरा नहीं है, बल्कि यहाँ विषय एनसीटी का नहीं है। यहाँ मुख्य बिंदु यह है कि स्टेट ने स्वीकार कर लिया कि उससे आरक्षण में गलती हुई है, तो स्टेट तो अब जो एकल पीठ में कहा वही खंडपीठ में भी कहेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर एक खंडपीठ ने भी रिविजिट का आदेश कर दिया, तो रिविजिट होने के बाद जो बीएड के लोग उससे बाहर होंगे, उनको समायोजित करने की पॉलिसी बनाना बहुत कठिन होगा। बीटीसी के लोग को तो एडजस्ट कर लेंगे दोबारा, लेकिन बीएड के लोग को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने बहुत प्रयास करके जिला स्तरीय मेरिट बनवा करके वह प्रयास किया कि भविष्य में एमआरसी जैसे मुद्दे न पैदा हों, कोई विवाद न पैदा हो। तो मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा, और जो अच्छा कार्य करेगा, मेरा प्रयास होगा हम उसकी मदद भी करें। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, और जाना ही है, जाना तय है, तो अगर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ अगर रिविजिट का पुनः आदेश करती है, सूची रद्द करके पुनः बनाने की बात करती है, तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसी स्थिति में हम उस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करने वालों को पूरा साथ देंगे और यह साबित करेंगे कि
जिला स्तरीय मेरिट बनने के कारण ऐसा हुआ था। जैसे कि राज्य सरकार ने फॉलो भी किया, स्वीकार भी किया, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार पे आरोप लगता है, राज्य सरकार पे आरोप लगता है, एनसीटी पे आरोप लगता है कि राजनीति के वशीभूत होकर के एनसीटी का नोटिफिकेशन आया था, उस तरह से यहाँ के मामले में मेरा स्पष्ट कहना है कि सब कुछ सही प्रक्रिया थी, लेकिन राजनीति के वशीभूत होकर के ही सरकार ने उसमें आरक्षण की त्रुटियाँ स्वीकार कर ली, जबकि आरक्षण की त्रुटियाँ उसमें थी नहीं। अतः जिला स्तरीय जो मेरिट बन गई उसे सही ठहराते हुए मामले को डिस्पोज ऑफ किया जाए। अगर ऐसा होता है, अभी तो मैं चाहूँगा खंडपीठ से ऐसा कुछ होना, क्योंकि जो बीएड का व्यक्ति बाहर होगा और रिविजिट के बाद उसको समायोजित करना बहुत कठिन काम होगा। बीटीसी के लोग को समायोजित किया जा सकता है, लेकिन बीएड के लोग को समायोजित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत गंभीरता के साथ लोगों को विचार करना चाहिए। शेष ब्रिज कोर्स का जो मामला है, ब्रिज कोर्स सबका होगा, जिनकी नियुक्ति बीएड की हो गई है उन्हें ब्रिज कोर्स कराना एनसीटी और सरकार की मजबूरी है और कराएंगी। इससे किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ भी संशय है, जहाँ भी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें सिर्फ रिविजिट को लेकर के हैं। और अगर स्ट्रेट मेरिट बन गई होती उस समय और यह कंडीशन फिर उत्पन्न होती, तो मालूम पड़ता कि फिर एमआरसी का विवाद पैदा होता। एमआरसी का विवाद पैदा होने के बाद फिर से आवंटन जैसी बातें आती और शिखा सिंह केस का उल्लंघन भी होता। तो इसलिए जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है, लेकिन बीएड के लोगों ने या जो भी थे उस समय, उन्होंने तो यह तब समझा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने सही पैरवी एकल पीठ में नहीं किया और खंडपीठ में पूरा प्रयास करना चाहिए कि यह सूची रिविजिट ना होने पाए। जैसे नियुक्ति एकल पीठ के निर्णय की पूर्व हुई थी, वैसी नियुक्ति हो जाए। और 6800 की जो सूची है, 6800 की सूची का उत्पन्न सिर्फ राज्य स्तरीय मेरिट बनने से हुआ है और इस सूची का उदय ना हो पाता। और 6800 में भी अगर खंडपीठ बहाल करती है या कोई बहाल करता है, तो जो बीएड वाला होगा उसे बचा पाना बहुत कठिन होगा। इसलिए इस विषय पर लोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।